हेलो 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 बच्चों। आज जो स्टार्ट करेंगे, जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इस बार 9th क्लास के पूरा बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस हुआ है। वो सिलेबस में चेंजेस क्या हुआ है वो अपडेट आपको जानना चाहिए कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है और उसमें भी क्या ऐड हुआ है, वो सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैथ में कुछ चैप्टर को ऐड किया गया है जो 9th क्लास में था, वो 10th क्लास में जो था उसमें भी से कुछ ऐड कर दिया गया है 10th क्लास में 9th क्लास में। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आप सबके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ भी है और एक तरह से बैड भी न्यूज़ भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें साइंस में नया एडिशन हुआ है, जैसे कि वर्क एंड एनर्जी जो था उसमें आपको सिंपल मशीन वो भी पढ़ना पड़ेगा, सिंपल मशीन में पुली उली भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। और डाइवर्सिटी इन लाइफ जो था वो कटा हुआ था बट फिर से ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बट कोई बात नहीं, डरना नहीं है। ठीक है, सबको घिस देना है। ठीक है, ओके। तो जोश कैसा है 9th से 10th में आने का, और जोश बढ़िया होना चाहिए और इस बार भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि 9th में जो भी आपने 10th क्लास में पढ़े ना वो उससे कोई मतलब नहीं है। 9th में आते ही आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नया चीज़ सीखोगे। और वैसे भी आपके सीबीएसई में बोर्ड में बुक्स जो है चेंज हो चुका है, वो मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो गया है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं जाके। तो चैप्टर का जो नाम है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायो का चैप्टर 5th है। हो सकता है कि वहाँ पे चैप्टर में बदलाव हो। ठीक है, चैप्टर नेम चेंज ना हो, कुछ अलग से नाम दे दिया जाए, बट कंसेप्ट उसमें यही रहेगा। ठीक है, जो टॉपिक है वो इसमें सेम रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाउ इज योर जोश मैटर, आपका जोश कितना है, कितना पावर है। क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है मीडियम के जस्ट पहले, यानी कि इससे भी बेस्ट होना चाहिए आपके पास, है कि नहीं? मीडियम से बेस्ट होना चाहिए ताकि लेवल यहाँ होना चाहिए वेरी हाई पे, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब जाके आगे कुछ कर पाओगे, है ना? ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है बहुत ही बढ़िया है, सेल की डिस्कवरी से। क्या? सेल की डिस्कवरी। हु डिस्कवर द सेल? सेल की डिस्कवर किसने की? तो इसको खोज करने वाले रॉबर्ट हुक आए, जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से, रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप था उनके पास, उन्होंने डेड सेल की खोज की। मतलब कि उन्होंने जो पेड़ होता है उसके छाल को काट के उसमें देखने की कोशिश किया, तो उन्होंने देखा कि बीच बीच में से ऐसे हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, गोल गोल सा जेल जैसा। तो उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। ठीक है, जो चीज़ें है वो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ और ये पेपर में आते हैं, 1 नंबर में हमेशा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई डरना नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डरना नहीं है, सब कुछ ईजी है। द सेल वर फर्स्ट डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक में किया था 1665 में। कब? 1665 में। हु वॉज ऑब्जर्व हनी कॉम लाइक डेड कॉर्क सेल यूजिंग सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप डिजाइन कर रखे थे, उसी में इन्होंने देखा और उसको इन्होंने बोला सेल। फिर अगले साइंटिस्ट आए एंटोनोमी लेवाइजर, लैंड हुक, 1664 में डिस्कवर, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की। लिविंग सेल मतलब कि जो पानी में, जो तालाब में जो वाटर होता है ना, उसमें पानी में जो जो क्या बोल सकते हो, उसका नाम जो है काई जो जमा होता है, उसमें उन्होंने निकलने की कोशिश किया, उसमें से देखने की कोशिश किया, तो उसमें दिखा उनको कि लिविंग सेल है। ठीक है, फिर आगे आए द सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द शिल्डन के द्वारा बताया गया 1838 में। फिर श्वान आए 1839 में, उन्होंने फिर उसके साथ विर्चोव भी आए 1885 1855 में, एडिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। प्री एग्जिस्टिंग वंस की मतलब कि जो भी भाई
है सेल, वो कहीं ना कहीं पहले वाले सेल से ही बन के कुछ नया आया होगा, है कि नहीं। जब कुछ था पहले तभी तो उससे बना है ना, कुछ ना कुछ तो था पहले तभी उससे बना है। तो एक एक चीज यहाँ पे बता रखा है। माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे से चीज को बड़ा करके देखने वाले जो चीज होता है उसको हम क्या होता है, माइक्रोस्कोप। उन्होंने उसी से देखने की कोशिश की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है, उनके पिक्चर्स है, ये उनके बारे में लिखा है। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं कि मेजर लैंडमार्क्स रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी, कि ये पेपर में आता है, ये आपको याद करना है, ये हर बार आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फट से, ठीक है। चलो, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कि ऑब्जर्व किया था सेल की अपने माइक्रोस्कोप में। एंटोनी वेल ल्यूक होके तो 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में खोज किया उन्होंने, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन आए जो कि 1831 में उन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, मतलब कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उनकी खोज की। मैथियस सेल्डन आए 1838 में, उन्होंने ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने प्लांट्स हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए, इन्होंने बोला। फिर श्वान आए 1839 में, इन्होंने बताया कि जितने एनिमल्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने, है ना, ये इन्होंने बताया। ओके, तो आगे देखते हैं। फिर विर्चो आए, उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल 1855 में, 1855 में। तो ये जो थे ना डेट्स और फैक्ट, ये आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये पूछने को ये दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, वही सार है ना, यस ओके, इसमें क्योंकि मुझे देखना भी रहा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब सेलुलर जो है कंपोजिशन देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि जो सेल है वो अलग अलग हो सकता है, किसी में मल्टी सेलुलर हो सकता है, किसी में यूनिसेलुलर हो सकता है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस है वो चीज़ हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर जो है कि इसमें ढेर सारे सेल बने होंगे और उनका फंक्शन अलग अलग होगा, और यूनिसेलुलर में क्या है, सिंगल सेल होगा, उसमें एक ही काम सब कुछ कर लेगा, एक ही जो सेल है जो सब कुछ काम करता होगा, ठीक है, जैसे पैरामीशिया हो गया, अमीबा हो गया। तो देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वन सेल परफॉर्म ऑल लिटिल फंक्शन, जो छोटे छोटे लाइफ को फंक्शन करने में है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। जस्ट उसी में देखें तो इसमें है नर्व सेल हो गया, मस्कुलर सेल हो गया, लिवर, हमारा बॉडी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि इसका मेडअप ऑफ मैनी सेल से बना है। डिफरेंट सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सबका जो सेल है यहाँ पे मतलब कि आँख का सेल अलग होगा, उसका काम अलग होगा, है ना, लिवर का काम अलग होगा, इधर हार्ट का काम अलग होगा, लंग्स का काम अलग होगा, तो सबका अलग अलग फंक्शन है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो एक जो है अब जो हम देखते हैं कि लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझो। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये चीज बोला जा रहा है कि काम करने के लिए ढेर सारे लेबर होंगे। तो उसी तरह हमारा बॉडी है ना, तो हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है, उनका काम करने के लिए अलग अलग डिजाइन किया हुआ है ना, अलग अलग। अब ऐसा तो है नहीं आँख से कहीं सांस लेते हैं, ऐसा होता है क्या, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो इनका काम अलग अलग है ना। सेल भी डिजाइन ऐसा किया हुआ है। कह रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स दैट अ डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ द वन सेल डूइंग ऑल द वर्क। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही आदमी, एक ही सेल जो सब काम नहीं करता, अलग अलग काम करता है, उनके लिए काम ही अलग होता है। द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द मैनी स्पेशलाइज्ड सेल, सबका काम अलग है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, द बॉडी हैज मेनी टाइप्स ऑफ सेल, ईच टाइप ऑफ सेल हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक जॉब, उन सब का क्या है, अलग अलग जॉब है। दिस अरेंजमेंट ऑफ वर्क अमंग द सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि पूरे बॉडी को जो डिजाइन है हमारा अलग अलग है और उस पूरे डिजाइन को चलाने के लिए अलग अलग सेल की जरूरत होती है ना। तो बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखो क्या है, वर्क इन अ बॉडी बिकम अ मोर डिफरेंट, है ना, एफिशिएंट, जल्दी काम होने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए किया जाता है। दूसरा है सेल बिकम अ स्पेशलाइज फॉर द सर्टेन फंक्शन, कुछ फंक्शन को करने के लिए।
तीसरा, ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, कितने भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो सबको काम कर देगा। एग्जाम्पल में देखो कि रेड ब्लड सेल्स के काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। मसल सेल का काम करता है हेल्पिंग मूवमेंट में, है ना। नर्व सेल का काम करता है ट्रांसमीटर मैसेज में। लीफ सेल का मतलब काम होता है प्लांट में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो सभी का काम जो है बिल्कुल ही अलग अलग है, तो ये चीजें याद रखना है आपको। ओके, डन। ओके, चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि उसका साइज, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। देखो तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा आपको इस पिक्चर में कि शेप और साइज जो है सेल का बहुत ही अलग है, ठीक है। तो जो चीजें है ना वो आराम से समझेंगे कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल क्लोजली रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, कि जैसे काम है ना उसी तरह उसके फंक्शन, उसी तरह उसका शेप, उसका डिजाइन बना हुआ है। जिस तरह से काम है उसी तरह से उसका डिजाइन बनाया हुआ है ना। with the variation existing between the different organism within the same organism, cell can be spherical हो सकता है, spindle shaped हो सकता है, irregular हो सकता है, while the size range from the microscopic micrometer to visible, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा विजिबल भी हो सकता है, लार्ज हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि लॉन्ग एंड टेल लाइक सेल हेल्प इन मूवमेंट, स्पर्म सेल, है ना। फैट सेल एडिपोसाइट्स देखो राउंडेड शेप है। ओवम का एक सेल देखो ये लार्ज है, स्पेरिकल सेल में है। ब्लड सेल्स है, स्मॉल इन सर्कुलर, कैरी ऑक्सीजन करता है। स्मूथ मसल सेल्स देख लो स्पिंडल की तरह शेप में है ना। उसी तरह स्मूथ मसल सेल में देखो स्पिंडल शेप में, ये बस दिखा रखा है एक एक करके, है ना। ये देखो नर्व सेल देखो किस तरह से है, बोन सेल देखो किस तरह से। तो इनका साइज जो है उनके काम के अकॉर्डिंग बटा हुआ है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ मैं सब ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चल करके कि ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, इसलिए लाया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास और इसको बार बार रिवीजन करना, रिवीजन इसको करना ही करना है। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील्ड दैट ऑलमोस्ट एवरी सेल possess their three basic features in common। तीन काम होता है देखो, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा, तीन फीचर्स है सबके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द सेल। क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द सेल, है ना। प्लांट सेल आल्सो कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लांट्स में भी होता है। न्यूक्लियस टू कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, पूरे सेंटर को कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्मा कंटेन सेल ऑर्जिनेला, ऑर्जिनेला मतलब कि साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस है, जिसके लिक्विड जेली जैसा सब्सटेंस है जिसमें सारे ऑर्जिनेला रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो चीज है। ड्यू टू द प्रेजेंस of these features, all activity inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible। मतलब सारे चीज जो फंक्शन होता है ना ये इन्वायरमेंट के लिए ऐसा बनाया हुआ है कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे करेगा, है ना। इन्वायरमेंट से हमारा बॉडी, प्लांट से हो गया, कैसे इंटरेक्ट करता है ना इन्वायरमेंट से। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोल दो या तो सेल मेम्ब्रेन्स बोल दो। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो दोनों का काम, दोनों का नाम एक ही है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है, जो थिन होता है, फ्लेक्सिबल आउटर लेयर होता है, कवरिंग लेयर ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल्स इंटरनल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि अगर मैं ये छोटा सा सेल देखूं, उस सेल के जो बाहर का लेयर होगा ये जैसा कि है ये, तो यहाँ से और अंदर का, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन देता है, लाइन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि अंदर और बाहर का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। इट्स सराउंडेड द साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल, है ना। इट इज अ लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली किसी चीज को जाने देता है, किसी चीज को नहीं जाने है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ये पेपर में आता है, एंड प्रोटीन्स,
किससे बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये हमेशा पेपर में पूछा जाएगा। अगर डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो डेफिनेशन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन, फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन that surrounded the cell and control the movement of substance in the out of the cell, in and out of the cell, कि क्या चीज बाहर जाएगा, क्या चीज अंदर आएगा, ये है डिसाइड कौन करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं फंक्शन, कि कैसे कार्य करता है वो एक बार देख लो, कितना बढ़िया से यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, फंक्शंस देखो इसके काम कैसे करते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। कि प्रोटेक्शन का काम करता है ना, प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल, मतलब कि ये सेल है हमारा, इसके अंदर के पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है ना। फिर कह रहा है कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, कि क्या चीज अंदर जाएगा, क्या चीज बाहर आएगा। इट्स अलाउ सब्सटेंस टू पास ब्लॉक अदर, जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे आसान देखो, मैं बताऊं, किशमिश लो, पानी में डाल दो, अब क्या होगा? किशमिश फूल जाएगा। तो क्या हुआ? उसके अंदर पानी जो है अंदर गया, तो कुछ चीजें अंदर गया और कुछ चीजें बाहर, मतलब अंदर नहीं गया। तो यानी कि पानी ही सिर्फ गया था, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े पानी के अंदर हो गया, गंदगी चीजें वो भी घुस गया। कुछ चीजें जा सकता है, कुछ चीजें नहीं जा सकता है। ठीक है, मेंटेन द सेल शेप, सेल का शेप को मेंटेन करके रखते हैं। इट हेल्प द मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल। फिर सेल कम्युनिकेट करता है भाई, कम्युनिकेट मतलब, कम्युनिकेट का मतलब जैसे मैं किसी से हैंड शेक करूंगा, ठीक है, चलो आपसे हैंड शेक किया, तो मेरा ये सेल है यहाँ पे और आपका भी सेल आएगा, तो हम दोनों में अगर मान लो एक किसी का ठंडा होगा और एक किसी का गर्म होगा, तो हम जैसे ही टच करेंगे तो एक दूसरे से महसूस करेगा वो, हाँ कम्युनिकेट करेगा कि अच्छा एक गर्म है एक ठंडा है। तो यानी कि हम बोलते हैं ना कि हाँ कुछ चीज़ हो रहा है, कुछ फील कर रहे हैं, तो यानी कि ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इट हेल्प द सेल इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर सेल, एक दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। अब आता है सेलेक्टिवली परमिबिलिटी, वही चीज, किसको जाना है किसको नहीं जाना है। ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कैन पास थ्रू द इजिली, मतलब ये सब चीजें जो है इजिली पास हो जाते हैं, ये सब क्या है, इजिली पास हो जाते हैं। आगे चलते हैं। तो अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछे जाने वाले सवाल यहां से आएंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? ये जो डिफ्यूजन है ये गैस के लिए जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, फ्लो करेगा, मूव करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन के हिसाब से, कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जब तक वो फ्लो करेगा जब तक वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो, दोनों तरफ बराबर ना आ जाए पानी की। ठीक है, मतलब कि गैस की। हाँ, एग्जांपल, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एयर हाई कंसंट्रेशन इनटू सेल लो कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड बाय द डिफ्यूजन, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। डेली लाइफ एग्जांपल्स हो गया, व्हेन परफ्यूम इज अ स्प्रे, जैसे परफ्यूम स्प्रे करते हैं in a room, its smell spread everywhere due to diffusion, डिफ्यूजन के वजह से हम आसपास में जैसे कि हम परफ्यूम लगाए तो सभी को पता चल जाता है कि नहीं। ओके, चलो आगे चलते रहना। तो ये पिक्चर्स है डिफ्यूजन का, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्राउड है मॉलिक्यूल्स है, इधर जाके लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और एक अगला जो चीज़ें आता है ऑस्मोसिस, तो ये भी सेम चीज़ें हैं, इसमें लिक्विड के लिए यूज किया जाता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें क्या है, लिक्विड वाटर जो है मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो, ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर चेक किया जाए, वाटर इंटर्स प्लांट्स रूट सेल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है,
रूट से, नीचे से प्लांट से पानी क्या है, रूट में जाता है। व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ वाटर, प्लांट सेल को पानी में डाल दो, वाटर मूव इनसाइड द सेल, फिर पानी क्या है उसके अंदर घुस जाता है। वही किशमिश वाला जो है, किशमिश का एग्जांपल बेस्ट है, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है। और इसका रियल एग्जांपल हमारे घर में जो पानी होता है ना, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर, वो भी तो इसी पे काम करता है ना। चलो, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं जहां जहां स्टार लगा रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर लेना, उसको याद कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैंने बताया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस जो है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़िया से आपको याद कर लेना, जो आपको जितना हो सके उतना याद कर लो, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेल वॉल। क्या है सेल वॉल? सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल होता क्या है? तो सेल वॉल देखने को मिलता है सिर्फ प्लांट सेल में। सेल वॉल कहाँ होता है? सिर्फ प्लांट सेल में ये होता है, ठीक है। कहाँ होता है? प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में नहीं होता है। होता क्यों है? तो ये प्लांट सेल में इसलिए पाया जाता है क्योंकि सेल वॉल, वॉल मतलब दीवार, यानी कि प्लांट्स, जैसे ये प्लांट्स है, इसका आउटर कवरिंग जो लेयर होता है ना, वो डेड सेल होता है। कौन सा होता है? डेड सेल, डेड, मरा हुआ, बट बहुत काम करता है ना। प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। कौन सा चीज़ को अंदर जाना है, कौन सा चीज़ को अंदर नहीं जाना है, ये डिसाइड करता है। डेड होने के बावजूद भी बहुत काम करता है ना। ऐसे किसी को छोटा नहीं समझना है, अपने आप को भाई मजबूत रख के रखना है। ओके, 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में, 10th में जाओगे, ठीक है। तो देखो काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो हम समझा दे रहे हैं। तो देखो, तो व्हाट इज अ सेल वॉल? द सेल वॉल इज अ रिजिड, पेपर में लिखना है सेल वॉल क्या होता है। इट इज अ रिजिड नॉन लिविंग आउटर लेयर दैट सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लांट सेल, यानी कि इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऊपर वाला जो लेयर है वो है हमारा सेल वॉल है ना। इसके अंदर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जस्ट उसके ऊपर में सेल वॉल है। अच्छा, इट इज फाउंड इन अ प्लांट सेल, फंगी में भी पाया जाता है, एंड सम मैक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। इट एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। इन अ प्लांट्स द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बना होता है? सेलुलोज से। यही तो लिख रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई, फंक्शन क्या होता है? तो भी चीजें हमें समझना चाहिए कि फंक्शन जो है प्रोवाइड शेप्स देने में, इन द सेल वॉल गिव अ डेफिनेट शेप टू द प्लांट सेल, प्रोटेक्शन देता है, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड हार्मफुल सब्सटेंस। भाई एक तो एक सपोर्ट करता है सीधा खड़े होने में, और बाहर से कोई चीज उसके अंदर ना घुस जाए उससे बचा के रखता है। ऐसा है कीड़ा है कट से उसमें घुस जाए, नहीं घुस सकते हो, वही अलाउ कर सकता है जो घुस सकते हो, जो चीज जाना है उसके अंदर। अब जैसे हमारा बॉडी है, अब मैं यहाँ से धूल फेंक रहा हूँ, धूल फेंक रहा हूँ, तो क्या घुस जाएगा क्या धूल? नहीं। ऐसा ऑक्सीजन जा सकता है, पानी जा सकता है ना, इसके छोटे छोटे पोर्स जो है उसके थ्रू जा सकता है कि नहीं। हाँ, उसके बाद है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, क्या देता है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट भी देता है। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल एंड हेल्प द प्लांट्स अपराइट एंड स्ट्रॉन्ग देने में, और प्रिवेंट द सेल बर्स्टिंग, खराब होने से भी बचाता है ना। ऑस्मोसिस ये सब चीजें जो है बचा के रखते हैं। और आगे चले, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है कि कौन सा चीज को अंदर जाना है, कौन सा चीज को अंदर नहीं जाना है, ये भी डिसाइड करता है। भाई इसके पास पावर है, बहुत बहुत बढ़िया पावर है ना। तो यहाँ पे फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो भाई कुछ नहीं कह सकते, पेपर में आएगा तब वहाँ पे याद करोगे कि काश में वो लिख लेता, है ना, वहाँ पे लिख लेता और याद कर लेता, पेपर में आ गया। तो उससे अच्छा पहले बोलने से पहले है। और वैसे भी आप सबका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो बहुत मतलब रिसर्च करने के बाद ये सब चीज़ क्वेश्चन मिला है, तो आपको लिखना चाहिए, पेपर में आएगा इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो डरना नहीं है। चलो अब अगले टॉपिक की चलते हैं। बहुत बढ़िया सा आपको प्यारा सा दिख रहा होगा, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, है ना, कितना प्यारा सा दिख रहा है पिक्चर न्यूक्लियस का। भाई इसके पीछे ये जो कंटेंट है, जितना आपके लिए सब रेडी किया जाता है, उनके लिए भी बहुत एक चाहिए आपको मेहनत करना। आप सबके लिए एक सपोर्ट चाहिए, बस क्या, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक अच्छे से कमेंट करना और बताना कि कैसा रहा आपके लिए, किस तरह के मोटिवेशन रहा, कितना समझ में आया आपको, ठीक है, क्या और अपग्रेड होना चाहिए इसके अंदर, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये जो पीपीटी बनाए हैं जिसने, उनके लिए भी एक थैंक यू का ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, बहुत इधर उधर रिसर्च करके बाद ये सब चीज़ें तैयार होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, एक अच्छे से कमेंट भरना, ठीक है, ओके। तो चलो न्यूक्लियस की तरफ हम चलते हैं अपने। न्यूक्लियस भाई साहब आ जाओ। न्यूक्लियस वाले भाई साहब के साथ देखते हैं कि क्या है। एक तो बड़ा सा सेल के अंदर ये होता है कि नहीं। तो अब कह रहा है कि द न्यूक्लियस इज अ लार्ज एंड राउंडेड ऑर्गेनेला फाउंड इन अ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल एंड प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में। अब ये यूकैरियोटिक्स क्या है? तो यूकैरियोटिक्स मतलब कि कुछ तो था, है ना। एक होता प्रोकैरियोटिक्स और एक होता यूकैरियोटिक्स, बताएंगे, ठीक है। जब अगले वाले पे स्लाइड पे जाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और ये पेपर में आता है, ठीक है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स, वाह क्या बढ़िया चीज लिखा है, जेनेटिक दैट कंट्रोल द सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। द न्यूक्लियस इज अ membrane bounded organella that contain DNA and control the activity of the cell। सेम ही चीज लिखा है, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो सेल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेल के मतलब न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर पाया जाता है और बीच में सेंटर में होता है। और इसके अंदर क्या कंटेंट करता है? डीएनए। और डीएनए का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में, है ना, रिप्रोडक्शन में पेट पार्ट करता है, उसके बाद ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल का ग्रोथ करने में ये भी इंपॉर्टेंट करता है। अब जो है इसके अंदर भी प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, न्यूक्लियोल्स है, क्रोमैटिन है, डीएनए जो है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप है। एनवलप का मतलब कवरिंग, है ना। न्यूक्लियर पोर्स भी है, छेद है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। फिर न्यूक्लियर एनवलप भी है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप है, वही चीज़ दिखा रखे हैं, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, उसका काम क्या होता है। ये न्यूक्लियस जो है इसका काम क्या होता है, क्या काम करता हो, कैसे काम करता हो, क्यों है ऐसा बना, क्यों है। तो ये चीज देखते हैं कि कंट्रोल सेल एक्टिविटी, सेल के अंदर जो भी चीज हो रहा होगा वो सब कुछ कंट्रोल करके रखता है भाई। तो कंट्रोल द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो आपको देखना है बढ़िया से कैसे होता है, 2 मिनट का करीब है वो वीडियो, यूट्यूब पे है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर करता है इसके अंदर। डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस स्टोर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन भाई कि कैसा बाल है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा फेस का स्ट्रक्चर, ये सब अंदर डिसाइड होता है, स्टोर कर रख करता है। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जरूर एक बार कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो इस तरह से बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेलिकल शेप, क्या बोलते हैं? हेलिकल शेप होता है। और ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे लाइन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर। अब इसके अंदर भी और घुसोगे तो बहुत सारी चीजें होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके ऊपर लटका हुआ रहता है ना, क्रोमेटिन से निकलता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो एक सेल डिवीजन में भी काम करता है। इट्स रेगुलेट द सेल डिवीजन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द डॉटर सेल, मतलब कि ट्रांसमिट करता है यहाँ से वहाँ, ठीक है, डॉटर सेल के पास भेजता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस में भी कंट्रोल करता है। डीएनए इज द न्यूक्लियस डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है डीएनए। राइबोसोम, राइबोसोम फॉर्मेशन, द न्यूक्लियस प्रोड्यूस राइबोसोम, न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस करता है? राइबोसोम। रिक्वायर्ड
फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। किस लिए राइबोसोम क्यों निकालता है? ताकि प्रोटीन प्रोडक्शन हो सके। चीज़ों को समझो। न्यूक्लियस हमारे बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं? देखो कितना अच्छे अच्छे चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं? याद करना पड़ता है, ये सब चीज़ें याद करोगे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगा इसके अंदर। चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका शेप साइज कैसा होता है। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब जैसे कि सेल के चारों तरफ से एक लेयर था, है ना, उसी तरह ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ भी लेयर होगा, उसको प्रोटेक्शन तो करना है ना। बिना प्रोटेक्शन मतलब कोई भी चीज घुस जाएगा, तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। इट्स डबल लेयर मेम्ब्रेन्स दैट सराउंडेड द न्यूक्लियस, डबल लेयर होती है। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखता है। इट कंटेन न्यूक्लियर पोर्स, पोर्स भी होते हैं छोटे छोटे, है ना, पोर्स भी होते हैं ताकि कोई चीज बाहर जा सके, लाइक आरएनए एंड प्रोटीन टू पास एंड आउट, पास इन एंड आउट, मतलब प्रोटीन अंदर जाए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर आए जा सकते हैं। अच्छा, आरएनए का क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सब चीजें भाई याद करना, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ओके ओके। न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है? छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को भी, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्मा देख लो, न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसके अंदर में प्लाज्मा न्यूक्लियन प्लाज्मा होता है। जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस होता है। इट कंटेन एंजाइम्स के अंदर, उसके अंदर कंटेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोल्स होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन और डीएनए से बनता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमैटिन एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, तो ये सेल डिवीजन को होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम बनता है। न्यूक्लियोस देखो, इस डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोस का। इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम को फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक यहाँ पे चीज़ है RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ठीक है। अब चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पेपर में, इसको मैं लगाता हूँ स्टार मार्क। जो मैं जहाँ जहाँ स्टार मार्क लगा रहा हूँ वहाँ पे 100 and 110% पेपर में आना ही आना है, समझे कि नहीं? ये आता है। तो देखो, तो एक चीज़ देखो कि प्रोक्रियोटिक्स एंड यूक्रियोटिक्स, प्रो यू, प्रो मीन्स पुराना होता है, यूक्रियोटिक्स मतलब सेल, यूक्रियोटिक्स नया सेल, प्रो पुराना वाला। तो प्रोक्रियोटिक सेल आर सिंपल एंड स्मॉल सेल दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब छोटा ना के बराबर। इन दिस सेल डीएनए इज नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, डीएनए इनसाइड नहीं होता है न्यूक्लियस के। इस फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्मा, मूव करते रहता है। जैसे कि एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गया, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी हो गया, जिसको साइनोबैक्टीरिया वो बोलते हैं। इसका मेन फीचर्स देखो तो इसके अंदर नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेला, वेरियस पोल इन साइज, यूजली यूनिसेलुलर हो सकता है, ये सिंगल सेल से बना होगा, जो कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, है ना। पिल्स है, फ्लैंजिला है, फ्रेंजिला है, जिटेनम है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये सब चीज़ें। उसी तरह हम देखते हैं यूक्रियोटिक्स में, सेम यूक्रियोटिक्स के उसी के उल्टा, बिगर साइज होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ये हैव द ट्रू न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, डीएनए सेफली इनसाइड होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, फंगी हो गया, इन सब मेन फीचर्स अगर देखने की कोशिश करें तो ट्रू न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड इन द ऑरिजिनला, प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी हो गया। फिर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकता है, यानी कि सिंगल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये ना माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ रेक्टिकुलम,
सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक्स में। देख लो, अब मैं क्या ही बताऊं, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। साइज देख, न्यूक्लियस देखें तो इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नो ट्रू, साइज अगर देखा जाए तो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिंपल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए देखते हैं तो डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऑरिजिनला देखें तो नो ऑरिजिनला, मतलब अंदर कुछ होता ही नहीं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑरिजिनल ढेर सारे देखते हैं। सेल टाइप देखें तो मोस्टली यूनिसेलुलर देखने को मिलता है, यहाँ पे दोनों सेल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में देख लो तो बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया। तो ये सब याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि पेपर में आना है भाई, यही तो पेपर में आता है। अब देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म देख लो तो साइटोप्लाज्म यानी कि जेली जैसा सब्सटेंस होगा। देखो, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इनसाइड द सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये जो लिक्विड जो चीज़ है ना, ये लिक्विड चीज जेली जैसा सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं। इट फिल मोस्ट ऑफ द सेल एंड कंटेन मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्जिनेला। इसके अंदर छोटे छोटे ढेर सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेल ऑर्जिनेला बोलते हैं। साइटोप्लाज्मा इज अ सेमी फ्लूइड jelly like substance inside the cell that hold the cell organella and help in carrying out many life process। बहुत सारे इसके अंदर सेल ऑर्गेनेला को होल्ड करके रखता है और कई सारे प्रोसेस में भी ये काम करता है, लाइफ प्रोसेस में भी भाई काम करता है। अब फंक्शन देख लो कि काम क्या करता है, तो सपोर्ट करता है ऑर्गेनेला को, है ना। इट होल्ड द ऑल ऑर्गेनेला ऑफ द सेल। आगे देखते हैं साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखते हैं कि मैनी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इसके अंदर होता है। इट्स हेल्प द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, एंड केमिकल्स इनसाइड द सेल। फिर मेंटेन द सेल शेप को भी मेंटेन करके रखता है, ये स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देखो बढ़िया से लिखा हुआ है, पिक्चर देखो। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा जितना पढ़ा है ये उसी से क्वेश्चन है और इसको बैठ के भाई लिखना है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी और फिलहाल ले लो और उसके बाद आप करना है, इसको याद करना है, क्वेश्चन को लिख के याद करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो सेल ऑर्गेनेला देखते हैं। मैं एक एक टॉपिक इसमें बहुत बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जितना आपको इसमें दिख रहा है ना, सारे लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज बहुत बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आराम से एक बार और अच्छे से देखना है और इसको देखने के बाद आपको वीडियो को बुक को रीड करना है, ठीक है, तब आपको बेस्ट समझ में आएगा। ओके, चलो तो सेल ऑर्गेनेला को देखो कि सेल ऑर्गेनेला आर द स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दे हेल्प द सेल सर्वाइव एंड वर्क प्रॉपरली। इसके अंदर काम क्या है सेल ऑर्गेनेला का, ये प्रॉपर वर्क करने के लिए ऐसा बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से सबको काम करवाने में हेल्प करता है। तो देखो कितना बढ़िया से इसमें सब कुछ दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको बोलते हैं। राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है ना, ये देखो। फिर लाइसोसोम्स है, इसको हम आत्मघात, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, सुसाइड करता है। पेरोक्सिसोम ये नहीं है। सेंट्रोल्स है तुम्हारे में, वैक्यूल्स है, सेल मेम्ब्रेन्स बता ही दिया, ये न्यूक्लियस बता ही दिया, ठीक है, न्यूक्लियस बता ही दिया, न्यूक्लियस बता ही दिया है। गोल्गी अपैरेटस हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बता ही दिया था, है ना। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे को एक एक करके पढ़ना है, एक एक चीज़ को करके पढ़ना है, हमें समझना है अच्छे से। तो पहला आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर से बताते हैं और ये पेपर में आता है भाई, आता है, क्या ही बोलूँ मैं, पेपर में आना ही आना है दोनों। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या, इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड इन ट्यूब एंड शेक प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्या होता है, देखो कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे है,
ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है कि मेंबर बाउंडेड, ट्यूब जैसा, कैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखो, है ना। इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट्स द न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म, ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के साथ, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसाइज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस इनसाइड द सेल। मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का, और सिंथेसाइज करवाने में भी हेल्प करता है, अलग अलग चीज को बनाने में। देखो स्मूथ SER है और एक RER है, यानी कि SER क्या करता है, हेल्प मेक द लिपिड्स बनाने में, हेल्प इट प्रोटीन बनाने में। देखो भाई कितना बढ़िया चीज है। एक जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है लिपिड्स बनाने में, और एक जो है प्रोटीन करता है, एक जो है प्रोटीन बनाने में। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ओके चलो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो दो टाइप्स में है। हमारा पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका काम क्या होता है, फंक्शन देखो, इट हेल्प द प्रोटीन सिंथेसिस में करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, है ना। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू द आउटर पार्ट ऑफ द सेल, मतलब कि प्रोटीन बना दिया, अब उसको आउटर पार्ट ऑफ द सेल में भी भेजने में हेल्प करता है ना। हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी बनाने में हेल्प करता है। देखो ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, पार्ट्स ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया, ये पूरा इधर का न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर गोल्जी apparatus हो गया, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप है, कनेक्ट हो रखा, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है यहाँ से, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बढ़िया बढ़िया से, कितना सुपर लिखा हो, सुपर सुपर से ऊपर है ये। नोट्स इतना पढ़ लेना तो कोई सा भी बुक आ जाए भाई, कोई सा भी पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इतने अच्छे से इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है ना, इससे बाहर नहीं जा सकता कुछ भी क्वेश्चन। स्मूथ, नाम ही है स्मूथ, तो काम भी स्मूथ ही होगा। लिपिड्स यानी कि फैट सिंथेसाइज करता है ना, स्मूथ बनाने में, आराम से बनाने में, है ना। हेल्प डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस स्पेशली इन लीवर सेल में बनाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। इट हेल्प द मेटाबॉलिज्म ऑफ द साइड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। ये देखो लिपिड्स, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, टॉक्सिन को मतलब कि जो टॉक्सिन होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है ये। लिपिड्स हो गया सिंथेसाइज करने में, गोल्जी apparatus न्यूक्लियस, ये सब काम है इसका। पिक्चर देख लो कितना बढ़िया से किया हुआ है। अब आता है गोल्जी apparatus। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एक चीज़ बढ़िया से डिफाइन किया हुआ है और अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है, 12 बज गए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 12 बज चुका है, रात के 12 बज गया। हाँ एक चीज़ है कि लाइव आने का जो सिस्टम है वो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ लाइव जो है, लाइव मैं संडे को आऊँगा। संडे को मैं टाइम जो है इवनिंग में 5 बजे या 7 बजे, दो टाइम है, 5 और 7, दो टाइम पे मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। उसमें हम जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्या क्या होना चाहिए। आप सभी के क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा उसमें। लाइव अभी नहीं आने का रीज़न ये है कि दिन में पूरे टाइम क्लास चलता है, सुबह से शाम तक बैच चलता रहता है, और ये एक ही यहाँ पे स्पेस है, उसमें दिन में इधर कुत्ते भौंकते हैं, उधर कबाड़ी वाला आ जाता है, उधर सब्जी वाला आ जाता है, इधर कुछ बेचने वाला आता है, हॉकर्स आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो क्या करें, रात में रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता रहता हूँ। और जो बैच मैंने स्टार्ट किया है रैंक बूस्टर, वो मैं डेली ही स्टार्ट करूँगा, और भले एक दिन लेट हो जाए बट आपको डेली अपडेट इसमें रहेगा, ठीक है। शाम को 4 बजे 9th क्लास का रहेगा, और 10th क्लास का अपने दोस्त या भाई को बता सकते हो, 10th क्लास को 5 बजे रहेगा उसके अंदर वीडियो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, अकेले ही चले हैं, साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो चलो आगे चलते हैं, गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या काम क्या होता है, पेपर में आता है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोल्जी apparatus इज द
एन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन मॉडिफिकेशन, क्या काम आता है मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में, एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोटीन एंड लिपिड्स इनसाइड द सेल। सबसे बढ़िया यार, कितना इजी चीज है, लिखा हुआ बढ़िया से लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मैं बता देना, अगर मुझे जो भी बच्चे देख रहा होगा ना वीडियो, अगर इससे बाहर आ जाना तो बता देना मुझे, कि हाफ ईयरली में बताना। कह रहा है कि गोल्गी एपैरेटस का काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन में, सेल का मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में प्रोटीन को और लिपिड्स को इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में। अच्छा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी इन 1898 में। मतलब कि जो साइंटिस्ट होते थे ना, वही जो चीज़ें डिस्कवर करते थे वही दे देते। सेक रिसीविंग साइट्स हो गया, है ना, ट्रांसफैक हो गया, शिपिंग साइट्स हो गया, ये देखो रिसीविंग प्रोटीन्स हो गया, ईआर फ्रॉम ईआर से, आर से प्रोटीन लिया और वो आगे भेजने में काम करता है। देखो कितना बढ़िया से दिया हुआ है यार। देखो प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग इनटू वेस्कुलर्स हो गया, पैकिंग कर रहा है और आगे भेजेगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट करेगा और सिक्रेट करेगा, आगे भेज देगा। देखो कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। मतलब कि सीधी सी बात है कि इसका काम होता है मॉडिफिकेशन में, ट्रांसपोर्टिंग में और पैकेजिंग। मतलब मॉडिफिकेशन करा, फिर पैकिंग किया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा सेल को इनसाइड द सेल। किसके थ्रू करेगा, तो यहाँ पे होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। स्मूथ, स्मूथ तो लिपिड्स को करता है, हाँ प्रोटीन को भी करता है, दोनों के हेल्प से चलता है ये। 30 पे चले गए। अब फंक्शन देख लेते हैं गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन। तो ये भी मैंने बताया, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कहाँ बनता है प्रोटीन्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, एंड सेंट टू गोल्गी बॉडी व्हेन दे आर मॉडिफाइड एंड प्रोसेस्ड प्रोसीड। मतलब देखो मॉडिफिकेशन का काम क्या है, गोल्गी एपैरेटस जो है बना, मॉडिफाई हो गया, अब मॉडिफाई हो गया वो आगे भेजा जाएगा, गोल्गी एपैरेटस को भेज दिया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, बन गया वहाँ पे प्रोटीन, और वहाँ से आगे गोल्गी एपैरेटस बॉडी के थ्रू यहाँ मॉडिफिकेशन होगा और प्रोसीड किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा, है ना। फिर पैकिंग ऑफ मटेरियल, पैकिंग किया जाएगा कि गोल्गी एपैरेटस पैक द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू द वेसिकल्स, वेसिकल्स में पैक कर लेगा उसको, सो दे कैन बी ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। फिर उसके बाद क्या है, अगले अगले पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे काम करेगा, इट हेल्प इन सेंडिंग मटेरियल्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल, या तो अंदर या तो बाहर भेजेगा। फिर अगला काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यहाँ से एक नया चीज बनता है लाइसोसोम। द गोल्गी एपैरेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स को बनाने में कौन हेल्प करता है, गोल्गी एपैरेटस, है ना। विच डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल इंसर्ट इन द सेल। अब लो कितना बढ़िया चीज है कि गोल्गी एपैरेटस जो है फॉर्मेट किया, बनाया उसको लाइसोसोम को, और लाइसोसोम का काम क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेना, है ना, सेल सिक्रिएशन। तो देखो इट हेल्प्स रिलीज सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। बताओ सब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ, अच्छे से एक एक चीज इसमें बढ़िया से लिखा है। अगर आपने पढ़ लिया ना, इसको अच्छे से देख ले और आराम से याद कर लिया ना, लिख कर कॉपी में लिख कर, तो मैं इतना 100% बता रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं इतने बार बोल चुका है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कोई सा भी यूट्यूब पे भी ऐसा आया नहीं है, यूट्यूब पे ऐसा आया नहीं अभी तक, इतना डिटेल में, इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखो अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम्स बन गया, गोल्गी एपैरेटस ने लाइसोसोम का बनाने का काम कर दिया, और लाइसोसोम का काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को डाइजेशन में। तो अब आ गया लाइसोसोम्स। देखो द लाइसोसोम्स इज अ स्मॉल सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल इनटू इन द सेल। जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर ही, सेल के अंदर ही डाइजेस्ट कर देगा। तो फंक्शन देख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस, खत्म कर देगा उसको, ब्रेक डाउन द ओल्ड और डैमेज सेल पार्ट्स, ब्रेक डाउन करेगा उसको जो खराब हो चुका है, क्लीनिंग द सेल, क्लीन करने में भी काम करता है भाई लाइसोसोम्स, ठीक है। इससे बाहर कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम पेपर में उठा कर देख लेना। प्रोसेस कैसे करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन में कैसे काम करता है, वेस्ट मटेरियल इंटर द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स में पहले इंटर किया, फिर
डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, फिर उसको क्या करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा। फिर यूजफुल मटेरियल्स गो बैक टू द साइटोप्लाज्म, जो यूजफुल हो वापस जाएगा साइटोप्लाज्म में। फिर वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द सेल, फिर क्या है जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर सेल से बाहर फेंक दिया, बिकॉज लाइजोसोम्स कैन डाइजेस्ट द होल सेल इफ दे बर्स्ट, अगर मान लो कि वो जल फटा तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखो भाई कितना बढ़िया से लिखा है, देखो पहले है ब्रेक डाउन किया सेल के अंदर से एंजाइम्स, डाइजेस्टिव कंटेंट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसके अंदर, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे अलग हुआ डाइजेस्टिव बैक्टीरिया हो गया जो भी है उसको अलग कर दिया, ऑटोपैगी हो गया, सेल्फ फिटिंग कुछ की चीज़ें हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल, कि अगर मान लो जो ज़रूरत है ना वो उसको अंदर रहने देगा और जो वेस्ट है उसको सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। कितना बढ़िया चीज़ें हैं और कितना अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। 31 अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, एटीपी एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो देखो द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ब्रेकडाउन known as a power house of the cell because it produce energy, इसको क्या बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फंक्शन में देखो प्रोड्यूस एनर्जी इन एटीपी फॉर्म, साइड ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काम करता है। प्रोसेस कैसे करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज फ्रॉम द फूड एंटायर्स माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के, फिर एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी रिलीज होगा किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट वाटर आर प्रोड्यूस, इसके अंदर क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। एटीपी की एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटी, जितने अंदर सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होने वाला है वो काम करेगा एनर्जी, ये रहा है एटीपी, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, अदर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, सिर्टेसिया है, मैट्रिक्स है, मतलब उतना नहीं पूछेगा आपको, बस इतना जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, उसमें फंक्शन क्या करता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है वो चीज़ आपको याद है। प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। ठीक है, प्लास्टिड मतलब कि कलर डिसाइड करता है प्लांट्स के चीज़ों को। The plastids are originally found in a plant cell that are help in food production and storage. क्या काम करता है, फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज में। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कितना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कंटेंट करता है क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है। प्रोसेस देखो फोटोसिंथेसिस का, प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर द लीफ, ये काम होता है। ठीक है, फिर क्लोरोफिल क्या है होता है, यूज सनलाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी जो है यूज करता है कौन, क्लोरोफिल। फिर ग्लूकोज होता है फूड एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन बनता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्या है क्रोमोप्लास्ट, गिव द कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्रोमोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल देता है, कंटेन करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फ्रूट्स में कलर डिसाइड करता है, फ्लावर में। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, स्टोर फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। चीजें देखो तीनों का काम अलग अलग है। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है, इसके अंदर रिसीवर होता है, रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ईआर, ईआर से रिसीव करता है ना इसके थ्रू। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट जो होता है पिगमेंट होता है, स्टोर करता है, कलर डिसाइड करता है, ये देखो इस तरह से। अच्छा, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है स्टार्च और ऑयल, स्टार्च जो है भोजन स्टोर करता है इसके अंदर से। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये चीज़ देख लो आपको पिक्चर में। 33 पेज नंबर हम चलते हैं, वैक्यूल्स पढ़ते हैं। वैक्यूल्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार मैं दोनों माइक ले लेता हूँ, पता चला कि एक बंद हो जाए तो दोनों काम करें। ठीक है,
एक तो कम से कम काम करेगा। तो बस थोड़ा सा और है हमारे पास, ये ख़त्म होने वाला है, 3-4 टॉपिक है और ओवर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 वैक्यूल्स है, ज़्यादा नहीं है। वैक्यूल्स की तरफ हम पहुंच गए। बाकी वैक्यूल्स मतलब होता है खाली स्पेस होता है, खाली जगह होता है, कुछ चीज़ें स्टोर करता है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स इज अ लार्ज सैक फिल्ड विद द सेल सैप। फंक्शन स्टोरेज द वेस्ट वाटर, फूड एंड वेस्ट, इन सबको स्टोर करता है। ठीक है, ये देखो वैक्यूल्स होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्मा हो गया, ये रहा। ठीक है, ये बड़ा सा होता है वैक्यूल्स। एनिमल में होता है, छोटा सा होता है। मेंटेन द टारगेट प्रेशर, हेल्प द मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोसेस का काम करता है स्टोरेज एंड ऑस्मोसिस में। वाटर एंड न्यूट्रिशन एंटर द वैक्यूल्स, द वैक्यूल्स स्टोर देम द सेल सेप को। इट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड सेल प्रेशर, सब चीज को मेंटेन करके रखता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखना है ये। ठीक है, ये देख रहे हो कितना बड़ा सा है सेल वॉल, प्लांट्स में होता है बड़ा सा। अब जो है सेल डिवीजन देख लेते हैं। सेल डिवीजन जो है 2 टाइप्स में है, मिटोसिस, माइटोसिस और मेयोसिस। ठीक है, द सेल डिवीजन द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड फ्रॉम न्यू डॉटर सेल, मतलब पहले वाले से नया एक निकलेगा। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में देख लो क्या काम होता है। इट्स हेल्प द ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि डैमेज हो गया तो उसको भी सही करेगा और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो पहला हमारा माइटोसिस है और मेयोसिस है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। एक जो है दो में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, मिटोसिस में देखो जनरल ओवरव्यू, तो ये यहाँ पे एक सेल है, वो 2 में रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन मतलब डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो स्टेज ऑफ मिटोसिस में इंटरफेज है और प्रोफेज है। यहाँ से 2 में ऐसा टूटा, फिर यहाँ से क्रोमोसोम में भी अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये देख लो एनाफेज है, ठीक है, टेलोफेज है, साइटोकिनेसिस है। डॉटर सेल है, मतलब कि दो सेल है यहाँ पे, डॉटर सेल 2 है डाइपोड्स में। तो देखो एक बार होता है क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर कि माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ द सेल इन विच 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। 2 नया चीज बनता है यहाँ से डॉटर सेल। वेयर इट अकर, कहाँ पे होता है? इन बॉडी होता है, सोमैटिक सेल में। मेन पर्पस काम क्या होता है? ग्रोथ में, ऑर्गेनिज्म के रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू को, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल को रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। स्टेजेस कैसा होता है? तो प्रोफेज होता है पहला, प्रोफेज जो कि क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग होने लगता है। मेटाफेज होता है दूसरे स्टेप में। ठीक है, वहां पे स्टेज दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, फिर है इसमें क्रोमोसोम्स आर द अरेंज एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर में अरेंज होता है। स्पाइंडल सेल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। एनाफेज हो गया तीसरा में क्रोमोसोम इज सेपरेट द एंड मूव टू अपोजिट पोल में डाइवर्ट होने जाता है। टेलपोज हो गया, टेलोफेज हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रिफॉर्म होता है, नया बनता है। 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म, 2 नया न्यूक्लियर बनता है। फाइनली दे साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल सेल एंड प्रोड्यूस। तो एक नया सेल में बन के देखो यहाँ पे चौथा फेज में, ये देखो 2 अलग अलग में बट के आ गया। उसी तरह हमारा मियोसिस में है। मियोसिस द सेल डिवीजन which the 4 daughter cell are produced with the half of number of the chromosome। वहां पे 2 बन रहे थे, यहाँ पे 4 बने, 4 क्रोमोसोम बने हैं। वेरी टेकर रिप्रोडक्टिव सेल गैमेट्स में बनता है। ठीक है, ये गैमेट्स में रिप्रोडक्ट मेन पर्पस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल, ये नया बनता है। मेंटेन द क्रोमोसोम्स नंबर इन स्पीसीज, ढेर सारे नंबर ऑफ स्पीसीज बनता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? तो 2 स्टेज होता है मियोसिस का, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis 1 and meiosis 2 produce 4 non-identical सेल, नया आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होता है यहाँ से। ठीक है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द मायोसिस एंड मियोसिस में। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
और यहाँ से आपको याद करना है, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गया इधर में। प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लैक सेंट्रोसोम होता है और लैक लाइसोसोम्स होता है प्लांट सेल में, ठीक है। उसी तरह एनिमल सेल हो गया, यहाँ पे नो सेल वॉल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूमरस सेल स्मॉल व्यूकुलस होता वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, नो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इसके अंदर, हेटेरोप्लोर होता है, सेंट्रोल्स होता है और लाइसोसोम्स भी होता है। तो ये डिफरेंस है पिक्चर से यहाँ पे प्लांट सेल का और इधर एनिमल सेल का है। तो इधर प्लांट सेल का है, यहाँ पे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और ये भी आता है पेपर में, ठीक है, इसके डिफरेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है निकाल के लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस जो भी था यहीं तक था आपका जर्नी। इस चैप्टर में जो भी चीज़ सीखे आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, और मुझे इतना एहसास होगा, मुझे बिलीव होगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस तरफ से पॉजिटिविटी रहना है तो आपको क्या करना है, इन सब तीनों में से किसी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स इन्हीं सब जगहों पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इन सब जगहों पे आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएगा। हो सके तो आपको क्या मैं करता हूँ, यहाँ पे स्कैन करवाता हूँ, और स्कैन करते ही आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे है उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अभी जस्ट स्कैनिंग हो रहा है क्या, नहीं, शेयरिंग स्कैनिंग का नहीं ऑप्शन आ रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। इसमें हाँ एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हाँ हाँ हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काम हो रहा है, थोड़ा बड़ा सा है चैप्टर तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। और उसके बाद स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी ए स्माइल, कीप लर्निंग ना, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी रहना। स्कैनर आ गया, उसको आप डाउनलोड करते ही गूगल से स्कैन करते हैं, आपको क्या होगा, स्क्रीनशॉट लो और फिर गूगल से उसके ऊपर जाओ, फिर ये पूरा वो आपको लिस्ट दिख जाएगा। कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। करना क्या है इसके लिए, देखो गूगल पे जाना है, ये गूगल का हमने सर्च ओपन किया और यहाँ पे स्कैन किया, आपको दिख रहा होगा। स्कैन करते ही इस तरह से आपको पूरा पीडीएफ का फॉर्मेट ये खुल जाएगा। जितना भी इसमें पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे लोड हो रहा है, क्योंकि बड़ा सा पीडीएफ है तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखो फॉर्मेट खुल रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, ताकि नया अपडेट मिलता रहे। संडे को मैंने बोला है आपको, इसकी चैनल पे मिल जाएगा, देखो ये रहा, सारा आ गया, ठीक है। इस तरह से आ गया ना, तो आप यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लोड हो रहा है ये सब, ओके ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। इसी तरह डेली जो है एक दिन बाद अल्टरनेट डे में आपको डेली 4 बजे आपको बैठ जाना है, कॉपी किताब निकाल कर, और पढ़ना है पहले, और फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, और फिर उसके बाद रीड करना है, ठीक है, बुक को रीड करना है, ओके। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।